नमस्कार, अभिवादन। आजादी के बाद हमारी पहली शिक्षा नीति 68 में आई, दूसरी शिक्षा नीति 86 में, और 86 के बाद जो नई शिक्षा नीति अब आई है वो आई है 2020 में। और एनईपी 2020 का ड्राफ्ट हम सब ने पढ़ा है, हमारे सभी शिक्षक साथियों ने उसका अध्ययन अच्छे से कर लिया है, बहुत सी कार्यशालाएं भी आयोजित हुई। अब उसके फ्रेमवर्क बन रहे हैं। आपको पता ही है ना कि एनईपी 2020 के रिगार्डिंग 4 फ्रेमवर्क पर कार्य चल रहा है युद्ध स्तर पर। तो इसी प्रकार एक आदेश जो सचिव साहब है हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से, उन्होंने 18 जून को सुझाव आमंत्रित किए हैं शिक्षाविदों से कि भाई आगामी वर्षों में हाई स्कूल कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, कौन से विषय किस प्रकार कितने मार्क्स की परीक्षा होगी, परीक्षा का जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो कैसे होगा, उस पर कुछ सुझाव दिए हैं कि भाई आपसे भी सुझाव आमंत्रित हैं। हम ये ऐसा ड्राफ्ट आया है। चलिए चर्चा को आरंभ करता हूं। वर्तमान सत्र की अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th में और क्लास 9th में 6 विषयों का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है नैतिक शिक्षा के अतिरिक्त, जिसमें हिंदी को लेते हैं, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान ये अनिवार्य विषय, चित्रकला की जगह हम कॉमर्स भी ले सकते हैं या गणित की जगह हम गृह विज्ञान भी ले सकते हैं। तो मोटे तौर पर हम 6 विषयों का अध्ययन करते हैं। आने वाले सत्र में जो सत्र आपका आएगा 2025-26 से, यानी ये जो वर्तमान सत्र चल रहा है 2024-25, जो अगला सत्र है 25-26 से, ये खाली अभी क्या है, ड्राफ्ट फाइनल नहीं है, पर जिस पर हमसे सुझाव आमंत्रित किए गए हैं मैं उसकी आज चर्चा करना चाहता हूं। एनईपी कहती है कि आने वाले समय में जो 25-26 में कक्षा 9 में जो बच्चा एडमिशन लेगा और 26-27 में जो बच्चा बोर्ड एग्जाम देगा क्लास 10th का, तो उसमें उसे 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। जैसे प्रथम भाषा हिंदी सभी को पढ़नी ही होगी और पढ़नी भी चाहिए, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। दूसरी भाषा में क्षेत्र 2 से हमें एक का चुनाव करना होगा, या तो हम संस्कृत भाषा का चुनाव करेंगे और नहीं तो हम वर्ग 2 में से गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तेलुगु, है ना, नेपाली। और वर्ग 3, ये वर्ग क्षेत्र 2 में ही ये वर्ग 3 है पाली, यानी इनमें से किसी एक भाषा का चयन हमें करना होगा, उसका अध्ययन हमें करना ही होगा। और तीसरी भाषा क्षेत्र 3 में से तृतीय भाषा, वर्ग 1 संस्कृत और फिर वर्ग 2 गुजराती, उर्दू, वही सब लैंग्वेज हैं। और वर्ग 3 है इसमें पाली, अरबी, फारसी, और वर्ग 4 अंग्रेजी। क्या मतलब है कि अंग्रेजी का भी विकल्प दे दिया गया, संस्कृत का भी विकल्प दे दिया गया, हिंदी का कोई विकल्प नहीं है। यानी आपको 3 भाषा तो लेनी है। अगर मैं जनरल कहूं कि बच्चे हिंदी के साथ अगर अंग्रेजी लेना चाहें तो क्षेत्र 1 में से R1 में से हिंदी का चुनाव तो करना ही है, वर्ग 3 में से हम कर लेंगे अंग्रेजी का चुनाव, है ना, और वर्ग 2 में से संस्कृत गुजराती में से कोई हमें एक, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, इनमें से हमें एक भाषा का चुनाव करना होगा। यानी 25-26 से कक्षा 9 के बच्चे और 26-27 से कक्षा 10 के बच्चे 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले हैं। चलो 3 भाषा हो गई। उसके बाद चौथा विषय होगा गणित, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा। 5वां विषय होगा विज्ञान, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा, वो अभी भी अनिवार्य है विज्ञान। 6ठा विषय होगा सामाजिक विज्ञान। 6 विषय पूरे हो गए, परंतु क्या हम अब 6 से ज्यादा विषय पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। 7वां विषय हमें गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, वाणिज्य या एनसीसी, कितनी अच्छी सोच, एनसीसी को हम विषय के रूप में लेने जा रहे हैं, या कंप्यूटर या एग्रीकल्चर या पर्यावरण विज्ञान। यानी 7 का एक पूरा का पूरा एक ग्रुप दे दिया गया। भैया 6 विषय तो आपको वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। 3 लैंग्वेज में क्या हो गया, एक हिंदी अनिवार्य है, बाकी 2 लैंग्वेज आप कोई सा भी चुनाव कर सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते। अंग्रेजी का विकल्प भी दे दिया गया, अंग्रेजी भी अनिवार्य नहीं है, और गणित अनिवार्य है, विज्ञान अनिवार्य है, सामाजिक विज्ञान अनिवार्य है, और 7वां विषय, इनमें से हमें चुनाव करना होगा। चलिए, क्या 7 के बाद भी विषय होंगे? 8वां विषय भी है भैया। 8वें विषय में चित्रकला, यानी जो हमारे मेन सब्जेक्ट में पहले शामिल था वो अब 8वां विषय बनाया है चित्रकला या रंजन कला। और आप अगर कलाकार नहीं बनना चाहते हैं तो संगीत में आइए, संगीत गायन या संगीत वादन, उपरोक्त 4 में से किसी एक विषय का चयन आपको करना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। और 9वां विषय है शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा,
समाज उपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य, सोशल वर्क इसमें आया, नवा विषय दे दिया गया। तो आपने देखा, तो इस प्रकार ये विषय 9 आए। 10वां विषय व्यावसायिक शिक्षा। याद कीजिए एनईपी को। एनईपी में कहा था कि भाई हम व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ेंगे और जोड़ दिया, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी जोड़ दिया साथ में। तो जो जो एनईपी में कहा गया उसके इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। हम लोग बहुत दिमाग लगाते थे भाई कैसे शासन करेगा, कैसे एनईपी को इम्प्लीमेंट करेंगे, दे दिया ना पूल बनाकर। जो 10वां विषय है वो व्यावसायिक शिक्षा का है। व्यावसायिक शिक्षा में 3 वर्ग हैं। वर्ग ए में जीवन रूपों के साथ कार्य करना, जैसे पाक शास्त्र है, बेकिंग है, मधुमक्खी पालन है, पौधशाला है, खाद्य संरक्षण है, फल संरक्षण है, फसल सुरक्षा है। यानी फल का संरक्षण कैसे करेंगे, खाद्य संरक्षण कैसे करेंगे, वो हमें एक पूरा वर्ग दिया। इस वर्ग में से हमें एक विषय का चुनाव करना होगा। या वर्ग बी लेंगे हम, वो मशीनों के ऊपर है, ऑटोमोबाइल है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, सोलर सिस्टम, मोबाइल रिपेयरिंग। कितनी अच्छी बात है, क्लास 9 से बच्चा मोबाइल रिपेयरिंग सीखेगा, मोबाइल सोलर सिस्टम सीखेगा, इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, प्लम्बर का कार्य है। यानी ये कोई जरूरी नहीं कि आगे जाकर हम करें, पर अपने घर के कार्य तो हम कर पाएंगे ना आराम से। या वर्ग 3, वर्ग सी है। अब इसमें एक बहुत अच्छी खूबी कही, अगर कोई बच्चा वर्ग कक्षा 9 में किसी एक वर्ग में से किसी एक विषय का चुनाव करता है, जैसे मान लिया किसी बच्चे ने वर्ग ए का चुनाव करा, यानी कि कक्षा 9 में और कक्षा 10 में किसी एक वर्ग का चुनाव करना होगा, और फिर एक वर्ग में से एक विषय का चुनाव करना होगा। जैसे मान लिया कोई बच्चा आता है और वर्ग ए का पौधशाला लेता है, तो पूरी क्लास 9th में पौधशाला पढ़ेगा। जब वो क्लास 10th में जाएगा तो इस वर्ग से उसे नहीं लेना है, फिर उसे किसी दूसरे वर्ग में से एक विषय का चयन करना पड़ेगा। या तो वर्ग बी में से लेगा या वर्ग सी में से लेगा। बात क्लियर है ना? कि यानी क्लास 9th में से इनमें से 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का एक विषय, और क्लास 10th में जब वो जाएगा तो उस वर्ग में से उसे विषय का चयन नहीं करना है, बाकी जो शेष 2 वर्ग हैं उनमें से किसी एक विषय का चयन उसे करना है। इस प्रकार 10 विषय हो गए। यानी 2025-26 से 6 की जगह 10 विषय, 7 की जगह 10 विषय, अगर नैतिक शिक्षा को मानते हैं तब। अब हम क्या करते हैं जी, इनकी परीक्षा कितने मार्क्स की होगी उसके लिए पूरा चार्ट दिया है। हाई स्कूल स्तर पर प्रचलित विषयों का अंक निर्धारण कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए जो 3 भाषा हैं, उन तीनों भाषा का जो आपका थ्योरी का पेपर होगा सैद्धांतिक, वो 80 मार्क्स का होगा, और उनका जो आंतरिक मूल्यांकन होगा वो 20 मार्क्स का। अब क्या होता है, पेपर होता है 70 मार्क्स का और आंतरिक मूल्यांकन है 30 मार्क्स। प्रोजेक्ट की परीक्षा वो 20 कर दिया गया, वो 80 कर दिया गया। और जो गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, उनमें भी यही फॉर्मूला रखा गया है ना। यानी 1 से लेकर 7 तक का एक ही फॉर्मूला है। 8, 9, 10 शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, इनके भी अलग अलग विषय थे ना। याद है ना, कला में चित्रकला भी है, रंजन कला भी थी, और संगीत गायन, संगीत वादन। तो उसका जो पेपर होगा वो केवल 30 मार्क्स का होगा, केवल 30 मार्क्स का, और 70 मार्क्स का उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा। यानी चित्रकला को थोड़ा सा आप इस 100 मार्क्स का पेपर आपका होता है, 100 का होगा, पर वो 30 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा और 70 मार्क्स का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। यानी प्रैक्टिकल वर्क को हम बढ़ावा देने जा रहे हैं। और वैसे भी ये जितने विषय हैं, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो शारीरिक शिक्षा या समाज कल्याण की बात हो, वो प्रैक्टिकल वर्क तो है ही। अब आप देखेंगे इसमें ये 10 विषयों का लेखा जोखा हो गया। 3 लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, है ना, व्यावसायिक शिक्षा, ये सब कुछ आपका हो गया है। अब आप इसमें देखें 1 से 7 तक का अंक निर्धारण अलग है और 8, 9, 10 का अंक निर्धारण अलग है। 8, 9, 10 की जो परीक्षा होगी वो विद्यालय स्तर पर होगी, यानी शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण, कला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की जो आपका एग्जाम होगा वो विद्यालय स्तर पर कंडक्ट होगा। और बाकी जो एग्जाम हैं 1 से लेकर 7 तक के, जैसे अभी कंडक्ट हो रहे हैं, वो वैसे ही कंडक्ट होंगे। और इसमें एक सीधी सी बात है, जो आंतरिक मूल्यांकन, जैसे अभी मैंने चित्रकला की बात की, चित्रकला में क्या है कि पेपर हुआ 30 मार्क्स का, और 70 मार्क्स का क्या है, 70 अंक का उसमें एक तरीके से प्रोजेक्ट वर्क है। तो जो आंतरिक मूल्यांकन है वो बाह्य परीक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर कराया जाएगा। परीक्षा विद्यालय स्तर पर होगी, पर उसका जो मूल्यांकन, उसका जो ऑब्जर्वेशन है, वो बाह्य परीक्षक द्वारा किया जाएगा। वो बाह्य परीक्षक जिला लेवल पर जैसे भी एडजस्ट होंगे, वो आने वाला समय बताएगा। वो आपसे सुझाव आमंत्रित किए गए हैं कि भाई ये बातें सही है या गलत। अपने सुझाव आपके अनुसार ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इनमें कुछ संशोधन भी हो सकता है, तो आपसे सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। क्वेश्चन पेपर का प्रारूप क्या होगा?
इस पूरे में जो 10 विषय हैं उसमें 1 से 7 तक के जो विषय हैं, क्रम 1 से क्रम 7 तक के विषय, उनके लिए अलग एक तरीके से मेथोडोलॉजी ली गई है। और उसके लिए क्या हुआ, जैसे वो जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था, 80 मार्क्स का, 70 का नहीं। तो उस 80 मार्क्स के पेपर में 20 अंक बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब भी आ रहे हैं ना इस साल 20 अंक के। दक्षता आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। कभी चर्चा करूंगा कि दक्षता आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, आज मेरा वो विषय नहीं है। और जो वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार टोटल 80 मार्क्स का पेपर क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 7 तक के विषयों का आने वाला है। 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत मौखिक टेस्ट, उसमें मौखिक टेस्ट होगा और प्रोजेक्ट होगा जो हम बनाते हैं आदि के लिए निर्धारित किए गए हैं। पाठ्यचर्या 8, 9, 10, 8, 9, 10 जान रहे हो ना, व्यावसायिक शिक्षा चित्रकला वाली जो बेल्ट है वो 8, 9, 10। 30 अंक लिखित परीक्षा हेतु और 70 अंक प्रदर्शन आधारित आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित किए गए हैं। प्रदर्शन आधारित यानी एक तरीके से प्रोजेक्ट वर्क, एक तरीके से प्रैक्टिकल वर्क, आओ करके दिखाओ, होना भी वही चाहिए। और उसका जो मूल्यांकन होगा वो कैसे होगा, ऑब्जर्वर द्वारा, जो बाह्य परीक्षक होंगे हमारे कॉलेज के, जिस कॉलेज का बच्चा है उस कॉलेज का परीक्षक नहीं होगा। एक आदेश आया था पीछे, और प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय से, जिसमें वित्तविहीन विद्यालय भी थे, सरकारी थे और अशासकीय सहायता प्राप्त, सभी से ट्रेड मांगी गई थी कि भाई आप अपने विद्यालय में कौन सी ट्रेड की पढ़ाई कराना चाहते हैं। उसमें एक बालक वर्ग के लिए, बालिका वर्ग के लिए अलग अलग ट्रेड हमसे ली गई हैं। अब देखिएगा सीधी सी बात है उसमें कि मान्यता हमें नहीं लेनी पड़ेगी। ये शासन ने स्पष्ट कर दिया कि विद्यालय द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो उन्होंने ट्रेड चयन किया है अपने बच्चों के लिए, के संचालन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। मात्र अनुमति डीएस सर से, यानी शासन स्तर पर कोई फाइलिंग नहीं होगी। तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा परिषद को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा कि विद्यालय को पृथक से मान्यता की आवश्यकता नहीं होगी। यह शासन ने बिल्कुल इसमें क्लियर किया। और साथ ही साथ यह भी क्लियर कर दिया कि संस्था को ट्रेड विषयों के संचालन हेतु कोई भी शासकीय अनुदान दे नहीं होगा। ट्रेनर दें, सुविधा दें, वो बात अलग है, पर ये जो लिखा है वो अभी यही लिखा है। समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के शिक्षण का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर आपके पास हिंदी माध्यम की अनुमति है तो आप अंग्रेजी माध्यम के लिए भी अनुमति ले सकते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो हिंदी में भी आएंगे, अंग्रेजी में भी आएंगे। यानी कि एनईपी 2020 सीधा सीधा भाषाओं पर बहुत अधिक फोकस करने वाली है। और एक भाषा हिंदी नहीं, वो 3 भाषाओं पर फोकस करने वाली है। परीक्षा क्रेडिट सिस्टम के आधार पर होगी, जिसके अनुसार जो बच्चा फेल हो जाता है बाई चांस किसी विषय में, और बच्चे ने 6 विषय का पेपर दिया, जैसे अभी भी 10 विषयों का पेपर देगा आगे जाकर, और वो बच्चा हो जाता है 6 विषयों में पास हो गया, 4 में फेल हो गया, तो जिन विषयों में फेल हो गया बच्चा, केवल उन्हीं की परीक्षा अगर वो चाहे तो आगे दे सकता है। साथ ही इसमें कहा गया है कि अगले 3 वर्षों में उसे वो परीक्षाएं पास करनी होंगी। और अगर वो फेल, जब भी अनुत्तीर्ण रह जाता है अगले क्रमागत 3 वर्षों में, तब भी अगर वो अनुत्तीर्ण रह जाता है तो वो व्यक्तिगत रूप में परीक्षा दे सकेगा, इसमें सीधा कहा गया है। परंतु अगर कोई बच्चा क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत आकर उत्तीर्ण हो जाता है तो वो आगे अपनी पढ़ाई को रेगुलर बेस पर पूरा कर पाएगा। अब आप ये देखिएगा, क्रेडिट सिस्टम की चर्चा मैंने पहले भी की है, मैं आज उसके द्वारा से इसमें, क्योंकि आदेश में संलग्न है, प्रथम भाषा दे क्रेडिट 4। इसका अर्थ यह है कि अगर पहली भाषा का शिक्षण विद्यालय में बच्चे ने रेगुलर मोड में वहां पर किया है तो उस बच्चे को 120 घंटे का शिक्षण अगर उसने किया है तब उसको 4 क्रेडिट अंक दिए जाएंगे। ये क्रेडिट सिस्टम वो अलग है जो पास होने वाला है कि 5 विषय में 1 विषय फेल हो गया, उसने परीक्षा दी, वो तो अलग सिस्टम हुआ। ये क्रेडिट मार्क्स की बात है। यानी अगर दूसरी भाषा को भी वो 120 घंटे पढ़ता है तो 4 क्रेडिट अंक, तीसरी भाषा को पढ़ता है 4 क्रेडिट अंक, गणित को अगर 150 घंटे पढ़ता है, गणित के लिए 150 घंटे कहा गया है, और गणित का शिक्षण 150 घंटे होता है उसका, तो 5 क्रेडिट अंक, 150 अंक सामाजिक विज्ञान के तो 5 क्रेडिट अंक। इसी प्रकार एक टैली बना दी गई है ना। चित्रकला जो कला शिक्षा है उसके लिए केवल 90 घंटे, व्यावसायिक शिक्षा के लिए 90 घंटे, और अगर कुल 1200 घंटे का शिक्षण बच्चा करता है उसे हम वेरीफाई करते हैं क्लास टीचर के द्वारा, प्रिंसिपल सर के द्वारा कि इस बच्चे का अध्ययन 1200 घंटे का हो चुका है, तो उसे कुल 40 क्रेडिट अंक दिए जाएंगे, क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। और ये क्रेडिट पॉइंट भी बच्चे की मार्कशीट पर जो अंक पत्र होता है उस पर ये सीधे सीधे वहां पर आने वाले हैं। कक्षा 9 में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट अंक और कक्षा 10 में भी
उनके अंक पत्र में तथा कक्षा 10 में उनके प्रमाण पत्र सह अंक पत्र में क्या किए जाएंगे, प्रदर्शित किए जाएंगे। यानी भाई आपने 40 क्रेडिट पॉइंट्स पा लिए अगर इन सब विषयों का अध्ययन आपने पूरा 1200 घंटे का कर लिया है। क्रेडिट संपूर्ण रूप से प्राप्त होंगे, अर्थात उस विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी को पूर्ण क्रेडिट मिलेंगे और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसे सुन लीजिएगा, जिससे एक डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। एक बच्चा एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गया मान लिया, है ना, और एक विषय में अनुत्तीर्ण बच्चा हुआ तो उसे उस विषय के क्रेडिट अंक जो 4, 5 या 3 मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। यानी हाई स्कूल तो बच्चा सब करेंगे, परंतु उसके अनुसार उसके क्रेडिट हो जाएंगे। जिस विषय में उत्तीर्ण है, सभी विषयों में उत्तीर्ण है, क्रेडिट अंक ज्यादा होंगे। एक विषय में अनुत्तीर्ण है, क्रेडिट अंक कम होंगे। फिलहाल जिस विषय में अनुत्तीर्ण बच्चा है उसके क्रेडिट अंक उसे नहीं मिलेंगे। हाई स्कूल स्तर पर सभी 10 विषयों में उत्तीर्ण होने पर, सभी 10 विषयों में, यानी जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें भी उत्तीर्ण होना है, जो नैतिक शिक्षा है उसमें भी उत्तीर्ण होना है, लिखित परीक्षा में भी और प्रैक्टिकल वर्क में भी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। ऐसा परीक्षार्थी कक्षा 11 में प्रवेश लेने का पात्र होगा। परीक्षार्थी को किसी एक अनुत्तीर्ण विषय में, ध्यान दीजिएगा, ये हर बार की नीति सेट कर दी कि एक अनुत्तीर्ण विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। अगर कोई बच्चा एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वो कंपार्टमेंट, अगले साल को उसे वेट नहीं करना, क्रेडिट सिस्टम की तरफ नहीं जाना, उसकी कंपार्टमेंट परीक्षा हो जाएगी। पाठ्यचर्या क्षेत्र 1 से 7 तक के निर्धारित विषयों में कंपार्टमेंट परीक्षा, वही बात मैंने बोला ना, 1 से 7 तक के लिए अलग नीति है और 8, 9, 10 के लिए अलग। 1 से 7 तक के जो विषय हैं उनकी जो कंपार्टमेंट परीक्षा होगी वो क्या होगा, वो परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी। और दूसरी ओर जो पाठ्यचर्या क्षेत्र 8, 9, 10 के बच्चे हैं, जो विषय हैं, उनके लिए जो कंपार्टमेंट परीक्षा है वो विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। कंपार्टमेंट परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के प्रमाण पत्र, सह अंक प्रमाण पत्र में उस विषय का देय क्रेडिट अंक भी प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जब वो पास हो जाएगा, अनुत्तीर्ण था तो क्रेडिट अंक नहीं दिए गए, और जब वो पास हो जाएगा तो उसके क्रेडिट अंक भी उस पर शो होने लगेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। अब इसमें आप धीरे धीरे आखिर की तरफ हम चलते हैं। हाई स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या क्षेत्र 1 से 10 तक, जो हाई स्कूल स्तर है मतलब क्लास 9 तो क्लास 10 की बात यहाँ कही जा रही है। निर्धारित सभी 10 विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को उनकी इच्छा अनुसार किसी एक विषय में अंक सुधार हेतु इंप्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। अपने जो 10 विषय बच्चे ने दिए, मान लिया किसी विषय में एक में उसे लगता है कि मैं और मेहनत करता तो और ज्यादा मैं इसमें अंक ले सकता हूं। मान लिया उसका 70 मार्क्स भी आ गए या 85 भी आ गए, 90 भी आ गए, अब वो चाह रहा है कि भाई मेरे तो 99 आ सकते हैं, तो इंप्रूवमेंट की परीक्षा देगा। और इंप्रूवमेंट की परीक्षा और जो पहली परीक्षा है जिसमें उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो उसके काउंट किए जाएंगे, उसकी मार्कशीट ही आएगी। ठीक, अब देखिएगा एक बहुत अच्छी बात इसमें बच्चों कही गई है या शिक्षकों को कही गई है। बोर्ड परीक्षा के बाद हाई स्कूल स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा वाले 1 से 7 तक, 1 से 7 तक के जो विषय हैं उन विषयों के आधार पर ही मेरिट बनेगी। जो जिला मेरिट बनती है, जो प्रदेश स्तर पर मेरिट बनती है, वो 10 विषयों की नहीं बनेगी। वो जो 7 विषय हैं उन विषयों के जो टोटल होगा उसी के आधार पर जो श्रेष्ठता सूची है, जो मेरिट है, वो बनेगी। हाई स्कूल स्तर पर निर्धारित पाठ्यचर्या 1 से 7 तक के सभी विषयों में परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण होने पर लिखित खंड में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 20 अंक तक कृपांक या ग्रेस भी इसमें क्लियर कर दी कि भाई हम 20 अंक का कृपांक, जो ग्रेस मार्क्स हैं, वो 20 अंक तक हम दे होगा। प्रत्येक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु हाई स्कूल स्तर पर, वो तो है ही ना, 80 में से जो थ्योरी है 80 में से 26 अंक लाने होंगे, 80 में से 26 मार्क्स लाने होंगे, और जो आपका आंतरिक मूल्यांकन है वो 20 में से केवल 7 अंक लाने होंगे। वो 33% ही उसका पासिंग का मार्क्स है, वही उस पर लाना होगा आपको। आदरणीय जो हमारे निदेशक महोदय हैं, आदरणीय महेंद्र देव जी के निर्देशन में जो हमारा यूपी बोर्ड है ये पूरा डिजिटल हो चुका है ना। तो ये जो यूपीएमएसपी की साइट है उस upmsp.edu.in पर जाकर आप इस पूरे आदेश को, पूरे जो सूचना दी है उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। और जो आपसे सुझाव आमंत्रित किए गए हैं वो सुझाव भी आप upmspncf2023@gmail.com पर, इस मेल आईडी पर आपने जो भी इसका अध्ययन करना है अपने अनुसार इसकी आप विवेचना कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए। शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है, और इसमें जो भी आप सुझाव दे सकते हैं, बाद में चर्चा करना व्यर्थ है।
भाई 29 जून इसमें अगर मांगा गया है कि भाई आप 29 जून तक इसमें साफ साफ सचिव साहब ने लेटर जारी किया है और कहा है इसमें कि भाई 29 जून 2024 तक मेल आईडी पर अपने सुझाव दे सकते हैं। हम बाद में सुझाव तो ना दें और बाद में हम टिप्पणी करें कि भाई ये तो गलत हो गया, ये ऐसा हो गया। हो सकता है आपका सुझाव सभी बच्चों के लिए हितकारी हो, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हितकारी हो, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मेल आईडी पर 29 जून तक अपने सुझाव जरूर भेजें।